विजय के घर के मेन दरवाजे पर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। पड़ोसी, गांव के, मोहल्ले के रिश्तेदार, जो लोग जहां से सुन रहे थे, जिनको सूचना मिल रही थी, वो लोग विजय के दरवाजे पर भागे भागे चले आ रहे थे। देर बीतता है तो विजय के एकमात्र इकलौते बेटे कुणाल की लाश, जो भी मात्र 18 वर्षीय था, उसकी डेड बॉडी उसके दरवाजे पर आ जाती है। जैसे ही दरवाजे पर उसकी डेड बॉडी रखी जाती है, सारे परिजन रो रो कर, बुरा हाल था, लोग काफी तेजी तेजी से रो रहे थे और रो गांव के लोग भी रहे थे, पड़ोसी भी रो रहे थे और जो रिश्तेदार आए थे उनका भी रो रो कर बुरा हाल था। आखिर क्या हुआ था कुणाल को? गांव के जो लोग, रिश्तेदारी से जो लोग आए थे, सब लोग एक दूसरे के कानों में धीरे धीरे बातें कर रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि कहीं ना कहीं से इनके एक बेटे कुणाल की मृत्यु की जो जिम्मेदारी है, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मृत्यु की कुणाल की उसके पिता विजय और उसकी माता उमा पर जाती। दोस्तों, आखिर कुणाल को क्या हुआ था और कुणाल इस दुनिया में मात्र 18 साल की उम्र में ही दुनिया को क्यों अलविदा कह गया? आखिर क्या थी पूरी कहानी? आज की जो पूरी कहानी है दोस्तों, है उस कहानी को सुनकर एक बार आप भी सोच में पड़ जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आज कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं, समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है। फिलहाल मैं इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे बस छोटा सा विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आपको एक चीज़ और बतानी है कि जो लोग, हमारी एक मुहिम चल रही है, जो लोग हमारी वीडियो में अपना आशीर्वाद, प्यार, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम कहानी के आखिरी में लेते हैं। तो आज भी कुछ लोगों के नाम हैं जो कि मैं वीडियो और कहानी के अंत में लूँगा, तो आप लास्ट तक कहानी को देख कर जाइएगा। और काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे दोस्तों कि एक कहानी मैंने पढ़ी थी जिस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। लमसम 4.5 लाख लोगों ने उस कहानी को देखा। तो काफ़ी लोगों का उस पे कमेंट आ रहा था कि मैंने जो कहानी पढ़ी थी उसमें मैंने नाम सतेंद्र जैन बोल दिया था लास्ट में, और पहले दूसरा कुछ बोल दिया था। काफ़ी लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि भैया सतेंद्र जैन हैं या सतेंद्र कुछ और हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि 4.5 लाख लोगों ने, जिन्होंने पूरी वीडियो पर कमेंट किया और अपना पूरा प्यार दिया, उनमें से मात्र 1% से भी कम, यानी कि अगर 100 कमेंट आए तो मात्र 1 लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है। और ये लोग ऐसे थे जिनको कहानी से मतलब नहीं होता है, उनको सिर्फ जातिवाद से मतलब होता है। मैं कह रहा हूं, कहानी जब आप सुनते हैं या ऐसे पर्सन जब आते हैं, कमेंट करते हैं, उनसे बस हाथ जोड़ के एक ही अपील है कि आप चीज़ों को जातिवादी तरीके से लेते हो, इसलिए आपको ये पता करना पड़ता है कि वो जैन थे कि मौर्य थे कि दुबे थे कि तिवारी थे कि सिंह थे कि फलाने थे। जो कहानी देखने आता है और दिल से कहानी सुनता है, उसको कहानी के मोरल से, उसको कहानी के अर्थ से, उससे उसको कहानी के फैसले से मतलब होता है, ना कि वो जातिवाद में। सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि जब भी आप आएँ, कहानी देखें, तो कृपया कहानी के मोरल पर जाएं। कहानी में जातिवादिता को ना बढ़ावा दें और ना जातिवादी टॉपिक पर कोई बात करें। फिलहाल बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। अब कुणाल की जब डेड बॉडी आती है तो गांव वाले, पड़ोस वाले और जो भी लोग थे वहां इकट्ठा हुए थे, क्योंकि 18 साल का लड़का था, घर में इकलौता लड़का था जिसकी आज डेथ हो चुकी थी। पूरा पूरा समाज, पूरा गांव बहुत ही दुखी था, मन से रो रहा था कि कुणाल अब इस दुनिया से चला गया। अब कुणाल के पिताजी तो वहाँ थे, लेकिन कुणाल की माताजी यानी कि उमा देवी नहीं थी, क्योंकि वो अपने मायके में थी। कुछ देर बाद ही उमा आ जाती हैं और आने के बाद अपने पति से वो गले लिपटकर काफ़ी तेजी तेजी से रोने लगती हैं। और रोने के बाद वो अपने पति से बहुत सारी शिकवा गिला करने लगती हैं। शायद ये जिंदगी का पहला मौका था जब उमा अपने पति विजय से इस तरीके से गले लिपट कर रो रही थी। और जो भी लोग देख रहे थे, सबके मुंह से एक बातें निकल रही थी कि शायद ये दोनों लोग अगर पहले समझ जाते तो यहाँ तक ये नौबत ही ना आती। असल दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है करीब 21-22 साल पहले। उमा और विजय दोनों अलग अलग गांव के रहने वाले थे, दोनों ठीक ठाक फैमिली से आते थे, दोनों की शादियां होती हैं, दोनों एक दूसरे से दाम्पत्य सूत्र के बंधन में बंध जाते हैं। उमा जैसे ही अपने पति विजय के यहाँ आती है, वो अपने ससुराल पहुंचती है,
सब कुछ ठीक-ठाक से घर में सँभाल लेती है और उमा के सास-ससुर भी उमा की आदतों से बहुत खुश रहते हैं। लेकिन पता नहीं 1 साल बाद उमा को क्या हो गया, किसने समझा दिया, उसके दिमाग में क्या आ गया, उमा बहकी-बहकी बातें करने लगी थी। अब वो अपने सास और ससुर दोनों को देखना नहीं चाहती थी। हमेशा सास-ससुर की शिकायत अपने पति विजय से किया करती थी। अब विजय को चूँकि ये बातें बहुत बुरी लगती थी, इसलिए विजय अपनी पत्नी को समझाता था कि देखो ज़्यादा दिन की बात नहीं है, माँ-बाप हैं, साथ रह रहे हैं, कोई बात नहीं है। इनकी उम्र 60-65 साल हो चुकी है, 10-15 साल की और बात है। उसके बाद ये गुजर जाएँगे, ये चले जाएँगे भगवान के पास, फिर क्या ये रोज़ हमारे पास मिलने थोड़ी आएँगे। लेकिन उमा थी कि वो समझने का प्रयास नहीं कर रही थी और विजय इसी ऊहापोह की स्थिति में रहता था। तो जब विजय थका-हारा अपनी ड्यूटी से घर पर आता, उमा उसे बिना पानी पत्ता पूछे, न पानी पूछती, न चाय पूछती, सीधा यही कहती कि ऐसा है कि आज तुम्हारे मम्मी ने ये कर दिया, आज तुम्हारे पापा ने ये कर दिया। एक दिन विजय थका-हारा अपने ऑफिस के किसी काम से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वो जैसे ही घर पहुँचता है, उमा उससे कहती है कि आज तुम्हारे मम्मी-पापा ने फिर मुझे कहा कि तुम घर से निकल जाओ, क्या मैं तुम्हारे घर से निकल जाऊँ? तो वो कहता है विजय अपनी पत्नी उमा से कि उमा ऐसा है कि मैंने तुम्हें कई बार समझाया लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें मेरे कहने से नहीं चलना है, तुम्हें मेरे माता-पिता के कहने से चलना है, तो वो जैसा कर रहे हैं वैसा करो या तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे अपना जीवन चलाओ। अब धीरे-धीरे पूरे घर में तकरार इतनी बढ़ चुकी थी कि जिसका कोई इंतहा नहीं था। रोज़ की बात हो गई थी। घर का जो एक कलेश था ये आम बात हो चुकी थी। विजय फिर किसी काम से दोपहर जैसे ही अपने घर आता है, धूप बहुत तेज़ी से पड़ रही होती है, गर्मी बहुत तेज़ी से थी। विजय जैसे ही अंदर प्रवेश करता है, वैसे तपाक से उसकी पत्नी फिर से शिकायत कर देती है। अब की बार विजय को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा देता है। हाथ उठाने के बाद सीधा उसकी पत्नी अपने मायके वालों को फ़ोन करती है और उसके मायके से उसका भाई आ जाता है और उमा को लेकर अपने मायके चला जाता है, यानी कि अपने उमा के मायके चला जाता है, यानी कि अपने घर लेकर चला जाता है। अब धीरे-धीरे समय गुज़रने लगा। विजय ने कई बार उमा को फ़ोन किया कि उमा तुम घर वापस चली आओ, लेकिन उमा थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे-धीरे कुछ दिन बीत जाता है और एक खुशी की लहर पूरे घर में आती है और पता चलता है कि उसकी पत्नी उमा प्रेग्नेंट है और पेट से है। अब जब विजय को ये बातें पता चलती है, तो वो भी खुश हो जाता है और उसके माता-पिता भी खुश हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है उमा का दिमाग अब ठिकाने आ जाए। अब धीरे-धीरे समय आता है और 9 महीने के बाद उमा एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम होता है निहाल। निहाल पैदा होने के बाद घर में एक बार खुशियाँ फिर से वापस लौट कर आती हैं। अब निहाल धीरे-धीरे बड़ा होने लगा था और उमा अपने मायके में ही रह रही थी। वो कई बार कहता है कि मेरे मम्मी-पापा यानी कि उमा के सास-ससुर निहाल से मिलना चाहते हैं, लेकिन बंदिशें ऐसी थी कि उमा मानने को तैयार नहीं थी। जब वो कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी, तो मैं थाने में, कोर्ट में कंप्लेन करूँगा, तो वो कहती है कि ऐसा है अभी तक मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिया है, मैं तुमसे पहले आज ही कोर्ट जाती हूँ और तलाक की अर्जी डालती हूँ। वो सीधा कोर्ट पहुँच जाती है और कोर्ट में पहुँचकर तलाक की अर्जी डाल देती है। दोनों का तलाक हो जाता है। दोनों के तलाक होने के बाद दोनों के रास्ते अब धीरे-धीरे अलग हो जाते हैं। हाँ, कोर्ट में एक फैसला ज़रूर हुआ था कि कोर्ट ने पिता को यानी कि निहाल के पिता विजय को उस अपने बेटे से मिलने की परमिशन दे दी थी कि जब भी आपकी मर्ज़ी है आप महीने में 4 से 5 बार अपने बेटे कुणाल से मिल सकते हो। वो कुणाल से मिलने जब भी जाता था, तब उसकी पत्नी उसे एक पार्क में छोड़कर चली जाती थी। वहाँ दोनों बाप और बेटे आपस में मिलते थे और बहुत सारा प्यार करते थे। अब कुणाल जब धीरे-धीरे बड़ा होने लगा तो उसकी माता उमा ने अपने पति विजय को कहा, जो कि अब तलाक हो चुका था दोनों को, कि अब इसकी खर्चा देना शुरू करो और वो अपने खुशी-खुशी से अपने बेटे को पढ़ाई के लिए खर्चा देने लगता है। अब कुणाल धीरे-धीरे बड़ा हो गया था। उसकी उम्र अब 5-7 साल हो चुकी थी। कुणाल को अब एक हॉस्टल में डाल दिया जाता है पढ़ने के लिए। कुणाल वहाँ पे पढ़ाई करने लगता है और धीरे-धीरे 2-4 साल पढ़ाई करने के बाद जब वो 10 साल का हो जाता है, तो वो जब किसी के माता-पिता को देखता है, तो उसके अंदर एक लालसा उठती है कि आखिर मेरे मम्मी-पापा कैसे हैं? मुझे जब हॉस्टल में मम्मी मिलने आती हैं,
तो पापा नहीं मिलने आते हैं, और जब पापा मिलने आते हैं तो मम्मी मिलने नहीं आती हैं। कुछ दिन बाद ही हॉस्टल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं 1 महीने की, तो वो 15 दिन अपने नानी के यहाँ रहता है और 15 दिन अपने पिता के यहाँ रहता है। 1 महीने की गर्मी की छुट्टी होने के बाद जब कुणाल अपने हॉस्टल वापस लौट कर आता है, इस बार उसका पूरा नजरिया बदल चुका था, क्योंकि कुणाल अब बच्चा नहीं रह गया था। वो सारी चीजें समझ सकता था, सारी चीजें देख सकता था और सारी चीजों को महसूस कर सकता था। वह सोचकर बहुत परेशान था कि जब मैं मम्मी से मिलता हूं तो मम्मी पापा की बुराई करती है, और जब मैं पापा से मिलता हूं पापा मम्मी की बुराई करते हैं। और यही हाल उसने गर्मी की छुट्टी में अपने नाना के घर देखा था। जब वो अपने नाना के घर गया था तो उसके नाना के घर वाले उसके बाप को ही, यानी उसके पिता को ही भला बुरा कह रहे थे। और जब उसने 15 दिन की गर्मी की छुट्टी अपने पिता के यहाँ गुजारी थी, तो उसके बाबा और उसकी दादी यानी विजय के पापा मम्मी अपनी बहू को ही गलत बता रहे थे। अब कुणाल बहुत सोच में पड़ जाता है कि आखिर मेरे माता पिता इस धरती के कैसे माता पिता हैं, जो कि अपनी सूझबूझ से नहीं चल रहे हैं, अपने घर वालों की सूझबूझ से चल रहे हैं। अब कुणाल पढ़ने में बहुत अच्छा था, हॉस्टल में उसका नाम अच्छे लड़कों में लिया जाता था। लेकिन कुणाल अब ये सब बातें सोच सोच कर, उसकी इतनी बड़ी बुद्धि नहीं थी कि वो हर चीज़ों को ऑब्जर्व करके, हर चीज़ों को सोच समझ के फिर अपने आप को बचा लेता। वो धीरे धीरे अब हॉस्टल के बाहर जाने लगा था, और बाहर जाकर वो धीरे धीरे कुछ लोगों की गलत संगत में आ जाता है, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और बहुत ज़्यादा परेशान होने के कारण वो धीरे धीरे नशे का आदी हो जाता है। चूंकि उसकी उम्र 16 साल थी, आपने देखा होगा कि अक्सर जवानी में कदम बहक जाया करते हैं। अब वो 16 साल की उम्र का पढ़ने लिखने वाला अपने घर का इकलौता बच्चा गलत रास्ते पर आ चुका था। वो बेतहाशा तरीके से दारू का, गांजा का, कई नशा का सेवन करने लगता है। और सेवन करने के बाद एक दिन ऐसा आता है, यानी कि 2 साल बाद एक दिन ऐसा आता है जब उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। अब उसके हॉस्टल वाले उसकी माताजी को सूचना देते हैं, और उसकी माताजी उसके पिताजी को सूचना देती है। दोनों एक साथ ही हॉस्टल पहुंचते हैं, और जब उससे मिलते हैं तो देखते हैं कि बच्चा एकदम सूख गया है, बच्चा एकदम मजबूर हो गया है, बच्चा एकदम खोखला हो गया है। वो सीधा उसे ले जाकर हॉस्पिटल भर्ती करते हैं। हॉस्पिटल में 10-15 दिन वो एडमिट रहता है, और अपने माता पिता से एक सवाल पूछता है कि मम्मी पापा, मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी, क्या मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई, या मैंने जानकर आपके कोख में जन्म लिया? आखिर क्या आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं? आखिर क्या आप लोगों ने बना रखा है कि मैं मामा के घर गया था तो मामा के घर वाले आपकी बुराई कर रहे थे, और जब मैं आपके घर गया था यानी अपने आजी और बाबा के पास गया था तो वो लोग मम्मी की बुराई कर रहे थे। मम्मी पापा, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, आप लोग खुश रहो, आप लोग दोनों एक साथ होकर रहना, मेरी यही दुआ है। अब मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। हॉस्पिटल में 24 घंटे के बाद ही कुणाल की ज़्यादा नशा करने की वजह से दोनों लीवर फेल हो जाते हैं, और डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। मृत घोषित होने के पहले ही शाम को उसकी पत्नी उमा अपने मायके गई थी और अपने भाई को हॉस्पिटल में भेजा था। जब कुणाल की मृत्यु हो जाती तो सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं, तो वही उमा आई थी जो अपने पति विजय को कंधे से लिपट कर रो रही थी। इधर गांव के लोग कहते हैं अब रोना धोना बंद करो। अगर दोनों लोग इतने सजग होते, दोनों लोग इतना जागरूक होते, तो आज ये स्थिति देखने को ना मिलती। उनके इकलौते बेटे कुणाल का अंतिम संस्कार किया जाता है, और अंतिम संस्कार करके जब सब लोग घर वापस आते हैं, तो दोनों तलाकशुदा पति और पत्नी जब एक दूसरे के आमने सामने पड़ते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से बातें करना चाह रहे हैं। उमा पूछती है कि मेरी क्या गलती थी। अब विजय भी पूछता है कि मेरी क्या गलती थी। दोनों आपस में बैठकर बातें करते हैं। आज दोनों कई साल बाद इतना इत्मीनान से बैठे थे, और शायद दोनों एक दूसरे को कई साल बाद इतना करीब से सोच और समझ पा रहे थे। दोनों करीब 2-3 घंटे बातें करते हैं, और हर एक पहलू पर बातें करते हैं। उनका जीवन कहाँ से, किस खुशहाली से शुरू हुआ था, और किस दुख भरी जिंदगी से वो लोग अब गुजरेंगे। दोनों आपस में जब बातें करते हैं, दोनों की आंखें भर आती हैं। दोनों के बीच में काफ़ी सारी गलतफहमियां थी,
कुछ फहमियां उमा के घर वालों ने पाल रखी थी, तो कुछ फहमियां इन दोनों के अंदर विजय के माता पिता ने पाल रखी थी। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हर माँ बाप बुरा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की भी खुशी नहीं देख पाते, चाहे वो उनकी संतान हो, चाहे गैर की संतान हो। लेकिन अब दोनों काफ़ी चीज़ों को समझ चुके थे। विजय कहता है कि क्या हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं? उमा कहती है कि नहीं, अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। हम दोनों ने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। हमारे बेटे ने हमारे वजह से ही सोच-सोच कर, टेंशन में आकर, नशा कर कर अपना जीवन कुर्बान कर दिया है। अब हम दोनों को इस वृद्धावस्था में यही सज़ा है कि तुम भी अलग रहो और हम भी अलग रहें। दोनों एक दूसरे को फिर से लिपट कर रोते हैं और दोनों फिर अलग-अलग हो जाते हैं और फिर दोनों अपने-अपने रास्ते में रहने लगते हैं। दोस्तों, जीवन में ऐसी कई बार परिस्थितियाँ आती हैं जब हम अपने किसी परिवारीजन से, कोई ज़रूरी नहीं हो पत्नी ही हो, हम अपने परिवारीजन से मनमुटाव बनाकर रख लेते हैं। ऐसे में हमेशा रिश्ते सिर्फ़ टूटते हैं, गर्त की तरफ ले जाते हैं, विनाश की तरफ ले जाते हैं और दुःख की तरफ ले जाते हैं। कल आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कहानी किस राज्य से, किस प्रदेश से और किस जिले से, किस गांव से देख रहे थे? अपना कमेंट आप पूरे नाम के साथ हमें बताया करिए, ताकि हम आपके कमेंट को पूरे नाम के साथ पढ़ें। दोस्तों, पिछली वीडियो पर जिन लोगों के कमेंट आए थे और जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया था, उनको दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं उन लोगों के नाम लेना चाहता हूं जिन लोगों ने पिछली वीडियो पर हमें अपना कमेंट दिया था और अपना प्यारा आशीर्वाद दिया था। तो पहला नाम है पंडित श्यामलाल मिश्र, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। राजेश गुप्ता उत्तर प्रदेश गाजीपुर। धीरेन्द्र पासवान डिस्ट्रिक्ट अररिया बिहार। बाबू ठाकुर थे जो कि बिहार से हैं। राकेश चौहान मेरठ से। उस्मान भागलपुर बिहार से। सुधा कुमारी कन्नौज सौरी से। राम नरेश राजपूत फिरोजाबाद से। श्याम सुंदर सिंह राजनगर गाजियाबाद से। अभिमन्यु जायसवाल सिद्धार्थनगर से। दिनेश भाटी राजस्थान से। हैदर माजरावाला हिमाचल प्रदेश से। सुरेश कुमार झुंझुनू राजस्थान से। फिरोज खान छिबरामऊ उन्नाव से और सुरेश कुमार किलोई रोहतक हरियाणा से। शंकर शर्मा उत्तराखंड रूदपुर से। हौसला प्रसाद तिवारी कल्याण महाराष्ट्र से और ब्राइट फ्यूचर क्लासेज है अमेठी उत्तर प्रदेश से। अजय मिश्र अमेठी से और अजीत मिश्र गुड़गांव से और विजय मिश्र नोएडा से। निहाल सिंह कासगंज उत्तर प्रदेश से। मोहम्मद हुसैन सुकेत कोटा राजस्थान से और अरविंद वर्मा का प्यारा कमेंट हमें हमारी पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और कमेंट के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं और अपना आशीर्वाद हमें देना ना भूलें। उम्मीद है आप अपना कमेंट ज़रूर करेंगे और वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बता दीजिएगा। जिन लोगों का नाम इस वीडियो में हमें कमेंट के माध्यम से प्राप्त होगा, उनका नाम हम अगली कहानी में ज़रूर लेंगे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।